स्टार्ट करूंगा क्लास 11th का मोल कॉन्सेप्ट का 4th लेक्चर, राइट। अभी तक हमने 3 लेक्चर्स कर चुके उनका अभी तक हम लोग 3 लेक्चर्स कर चुके हैं। अब हम लोग 4th लेक्चर का, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। इसके बाद हार्डली मोल कॉन्सेप्ट के और 2 लेक्चर्स आएंगे, इसमें हमारा पूरा मोल कॉन्सेप्ट रैप अप हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म्स जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कंसंट्रेशन टर्म्स मतलब क्या है, कौन कौन से हैं, क्यों यूज होता है। तो मैं एक बात बताता हूँ, हमारे पास एक सोल्यूशन है। हमारे पास एक सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन में क्या क्या होंगे? एक होगा सोल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। अब कंसंट्रेशन टर्म्स जो है वो इस चीज को इंडिकेट करता है कि किसी भी एक सोल्यूशन में कितनी क्वांटिटी सोल्यूट की है, कितनी क्वांटिटी सॉल्वेंट की है, क्या कंसंट्रेशन जो सोल्यूशन है वो हमारा कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूट है। ये हमें कंसंट्रेशन टर्म्स बताते हैं। इसको बताने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे मास बाय मास परसेंट हो गया, मास बाय वॉल्यूम परसेंट हो गया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट हो गया, मोलैरिटी हो गई, मोलैलिटी हो गई, मोल फ्रैक्शन हो गया, कुछ भी हो गया। ये सारे इसको बताने के अलग अलग तरीके, पर बताते ये सब एक ही चीज है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूट है, कैसा है, मतलब ओवरऑल नेचर बताता है सॉल्यूशन का। ठीक है, तो सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म जो है वो है अपना, बहुत सारे क्वेश्चंस भी लाया हूं, वो क्वेश्चन आई करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, टाइम देके समझते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म्स काफी इजी और काफी इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला आता है अपना मोलैरिटी। मोलैरिटी इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। अब इसका डेफिनेशन पहले देखते हैं। इट इज द नंबर ऑफ moles of solute present in 1 liter of solution। कुछ वर्ड्स है जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। पहला वर्ड है प्रेजेंट इन 1 लीटर, और दूसरा वर्ड है ये सोल्यूशन। क्योंकि मोलैरिटी और मोलैलिटी में बहुत ही ज्यादा बेसिक सा कंफ्यूजन आता है सबको कि एक एक जगह सोल्यूट हो, सॉल्वेंट होता है, एक जगह सोल्यूशन आता है। तो मोलैरिटी जो कि बड़का एम है, वो होता है इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। दूसरा पॉइंट इसमें होता है इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। अभी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों होगा? डिपेंडेंट, अब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों होगा? क्योंकि वॉल्यूम आ रहा है, लीटर है ना, तो वॉल्यूम आ रहा है। अब क्या होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से या घटाने से वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ता है, तो मोलरिटी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसको कि मोलरिटी को हम बड़े कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है, ब्लू कलर लेते हैं। ठीक है, number of moles of solute upon volume of solution in liters। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं। अगर कहा जाए हमारे पास कि 0.5 मोलर NaCl सॉल्यूशन है, इसका क्या मतलब है पता है तुमको? कि 0.5 मोल्स ऑफ NaCl is present in 1 लीटर सोल्यूशन। इसका ये मतलब होता है। ठीक है, अगर हमारे पास कहा कि 0.6 मोल ग्लूकोज सोल्यूशन है, तो क्या उसका मतलब तात्पर्य हुआ? उसका तात्पर्य ये हुआ कि 0.6 मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये हो गया हमारा मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ खत्म। अब हम दूसरा कंसंट्रेशन टर्म्स पे चलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी, और इसको हम डिनोट करते हैं छोटका एम से। अब पहले हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज द नंबर ऑफ moles of solute present in 1 kg of solvent। अब मैं यहाँ वापस से कुछ वर्ड्स को हाईलाइट करूंगा, जिसको तुम लोग बहुत अच्छे से ध्यान दोगे उस वर्ड्स का। तो सबसे पहला वर्ड है केजी और दूसरा वर्ड है सॉल्वेंट। तो मोलैरिटी जो था वो हमारा सोल्यूशन में होता था। इट इज नंबर ऑफ मोल सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। और मोलैलिटी जो है यहाँ पे केजी आता है और सॉल्वेंट आता है। तो इसके हिसाब से ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गया। इट इज टेम्परेचर
इंडिपेंडेंट। जितने भी टर्म्स में वॉल्यूम आएगा वो सारे के सारे टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे, जहां वॉल्यूम नहीं आएगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब मोलैलिटी का फॉर्मूला देख लें। फॉर्मूला क्या है मोलैलिटी का? तो मोलैलिटी का फॉर्मूला आता है अपना, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। किसमें? केजी में। ठीक है, ये मोलैलिटी का फॉर्मूला आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इस फॉर्मूला को याद रखना। ठीक है, ये एक कंसंट्रेशन टर्म हो गया अपना मोलैरिटी, एक कंसंट्रेशन टर्म हो गया मोलैलिटी। मोलैरिटी क्या था? इट इज अ नंबर ऑफ मोल सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और मोलैलिटी क्या हुआ? ये हमारा नंबर ऑफ मोल सॉलिड प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी टेंपरेचर इंडिपेंडेंट होता है और मोलैलिटी टेंपरेचर डिपेंडेंट होता है। जितने वॉल्यूम जिसको कंसंट्रेशन टर्म्स में आएगा वो टेंपरेचर डिपेंडेंट होगा, और जब वॉल्यूम नहीं आएगा वो टेंपरेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहूंगा, जैसे कि 0.5 मोलल NaCl सॉल्यूशन, मतलब 0.5 moles of NaCl present in 1 kg of solvent। ठीक है, ये हो गया अपना मोलैलिटी। तीसरा जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म आता है वो है अपना मोल फ्रैक्शन। तीसरा कंसंट्रेशन टर्म आता है अपना मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन समझाने से पहले एक चीज मैं समझाता हूं। मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें एक सॉल्यूट के मान लो N1 मोल्स है और सॉल्वेंट के N2 मोल्स है, कुछ कुछ किसी का मोल्स है। तो सॉल्यूट मोल्स को मैं मान लेता हूं N1 और सॉल्वेंट के मोल्स को मान लेता हूं मैं N2। तो मुझसे अगर कहा जाए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? नंबर ऊपर में आएगा, यहां फॉर्मूला ध्यान से देखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन। क्या हुआ मतलब समझे? नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स को मैंने N1 लिया हुआ था, तो N1 टू दी होल अपॉन टोटल मोल्स, यानी कि N1 प्लस N2। ये हो गया मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का। ठीक उसी तरह अगर मोल फ्रैक्शन मुझे सॉल्वेंट का निकालने कोई कहे कि भाई साहब आप मुझे मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकाल के देख दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये कैसे निकलेगा? N2 मोल से सॉल्वेंट के अपॉन टोटल मोल्स N1 प्लस N2। ये आ गया हमारा मोल फ्रैक्शन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सम जो होता है, और इसको हम लोग काई से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग काई से डिनोट करते हैं। काई टू मान लो इसको, और इसको अपन काई वन मान लेते हैं। काई से इसको काई बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन वन होता है, सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू वन। एग्जाम समझा दूं, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या था? N1 अपॉन N1 प्लस N2। और सॉल्वेंट का क्या हुआ? N2 अपॉन N1 प्लस N2। क्या बना? N1 प्लस N2, क्योंकि दोनों में नीचे में तो N1 प्लस N2 ही है, एलसीएम लेंगे, कैंसिल आउट होके वन बन गया। तो याद ना, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज वन, ये बात को याद रखना। ठीक है, इसको मैं काई टू मान लेता हूं, और यहां पे मैं इसको काई वन मान लेता हूं। ठीक है, ये हो गया अपना मोल फ्रैक्शन भी। अब हमारा एक अगला कॉन्सेप्ट आता है वेट बाय वेट परसेंट का। किसका आता है? वेट बाय वेट परसेंट। वाओ, वेट बाय वेट परसेंट, W/W%। ठीक है, अगर मुझसे कहा जाए X% वेट बाय वेट, इसका मतलब क्या होता है पता है? X ग्राम ऑफ solute is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये इसका तात्पर्य होता है। X ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम यहाँ लेंगे, यहाँ 1000 नहीं लेंगे मोलैरिटी की तरह, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन।
ठीक है। एक्स ग्राम ऑफ सॉल्यूट, अब मैं बोला 2% वेट बाय वेट। 2% वेट बाय वेट का क्या मतलब हुआ? 2% वेट बाय वेट का क्या मतलब हुआ? 2 ग्राम of solute is present in 100 ग्राम of solution। ये हुआ इसका मतलब 2% वेट बाय वेट। अब इसका फॉर्मूला डिराइव कर देते हैं सीधा सा। ये फॉर्मूला क्या होगा? वेट बाय वेट परसेंट इज इक्वल्स टू, ले, वेट ऑफ solute in gram to the whole upon weight of solution in gram into 100। वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला हो गया वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम वन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। ये आ गया अपना वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट, अगला आता है अपना वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। अब हमसे कहा जाए कि x परसेंट वेट अपॉन वॉल्यूम, इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ x ग्राम ऑफ solute is present in 100 ml of solution। नीचे में जो होगा ना उसमें प्रेजेंट होगा, मतलब यहाँ पे वेट बाय वेट परसेंट था, नीचे ही वेट था, तो क्या था? x ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ वेट बाय वॉल्यूम है, तो x ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml को मत भूलना, ml होता है यहाँ पे, वॉल्यूम आया ml होगा। ठीक है, अब इसका अगर मैं कहूँ एक एग्जांपल दूं कि 2% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ? 2 ग्राम ऑफ NaCl is present in 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये इसका तात्पर्य हुआ, बस इतना सिंपल। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं इसमें इसके फॉर्मूले की बात करूं तो इसका फॉर्मूला ध्यान से देखना, इसमें कहीं हड़बड़ी मत करना और इसमें कोई गलती ही मत करना। ठीक है, तो इसके अगर फॉर्मूले की बात करूं तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या हुआ? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला, और इसको दिमाग में रखना है, इसको भूलना नहीं है और इसमें कोई गलती भी नहीं करनी है। ठीक है, इसके बाद हमारा आखिरी कंसंट्रेशन टर्म जो कि मैं इस चैप्टर में कवर कर रहा हूँ वो होगा अपना वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। उसके बाद एक बचा पीपीएम बोलोगे, पीपीवी बोलोगे, कुछ नहीं है यार, वो भी वैसा ही है, रेडॉक्स में कर लेंगे, उसको कभी आगे कर लेंगे। जो जो ये इस यहाँ पे इसका आखिरी कंसंट्रेशन टर्म मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, आखिरी कंसंट्रेशन टर्म आता है वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। अगर तुमसे बोला गया x परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब क्या हुआ? x ml of solute is present in 100 ml of solution। x ml of solute is present in 100 ml of solution। अगर तुमसे कहा जाए 2% 2% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl, क्या मतलब हुआ इसका? 2 ml of NaCl present in 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यही मतलब हुआ इसका। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले की अगर बात करूं तो आसान सा फॉर्मूला है, देख लेते हैं क्या है। इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। ये इसका फॉर्मूला है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100।
ठीक है? आई होप क्लियर होगा यहाँ तक सारा कंसंट्रेशन टर्म। अब एक बार वापस से रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने देखा कि कंसंट्रेशन टर्म किस चीज़ को डिनोट करता है। कंसंट्रेशन टर्म इस चीज़ को डिनोट करता है कि कोई भी सॉल्यूशन कितना कंसंट्रेटेड है या फिर कितना डाइल्यूट है, वो इस चीज़ को डिनोट करता है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी इज़ अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलैरिटी इज़ अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, राइट? मोलैरिटी इट इज अ नंबर ऑफ मोल सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। मोलैरिटी क्या होती है? अपनी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मोलैलिटी की, मोलैलिटी क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्वेंट आता है और केजी आता है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। उसके अगर मैं तीसरे की बात करूं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? अगर हमारे पास कोई भी एक डब्बा है, डब्बे में दो दो सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, उसके मोल्स है N1 और N2, तो मोल फ्रैक्शंस को हम लोग काई से डिनोट करते हैं। वो होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सॉल्यूट के N1 मोल्स हैं तो टोटल सॉल्यूशन के N1 प्लस N2 मोल्स हैं, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इन अ सॉल्यूशन। ठीक है। उसी तरीके से वेट बाय वेट परसेंट बताया कि कितना वेट प्रेजेंट होगा x ग्राम ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ 100 ही लेते हैं। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट बताया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बताया। अब क्या करेंगे, हम एक इंपॉर्टेंट सा तुमको कॉन्सेप्ट बताएंगे जिसको हम बोले, जिसको मैं कहूंगा दो चीज होता है मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग। एक तो तब जब हम लोग दो सोल्यूशन को आपस में मिक्स कर रहे होते हैं तब मोलैरिटी क्या होता है, और दूसरा होता है मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन। तो एक चीज आई अपनी मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन। एक बात बताओ मुझे, हमारे पास मान लो एक बीकर है ये, ठीक है, हमारे पास एक बीकर है, इसमें कुछ किसी चीज के फॉर एग्जांपल हमारे हमने मान लो नमक मिलाया हुआ है उसमें, तो उसके N1 मोल्स है, N1 मोल्स प्रेजेंट है, और मान लो V लीटर वॉल्यूम है, V लीटर वॉल्यूम है। अब मैंने क्या किया कि इसमें जो मैंने है मैंने और पानी ऐड कर दिया, ठीक है, इसमें मैंने और पानी ऐड कर दिया और पानी यहां तक कर दिया। पानी जब मैंने यहां तक किया तो यहाँ पे हमारा मान लो वॉल्यूम V1 था, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। लेकिन क्या नंबर ऑफ मोल्स चेंज होगा? नंबर ऑफ मोल्स रिमेन सेम। नंबर ऑफ मोल्स जो है वो सेम रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं आएगा, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो अपना सेम रहेगा। बस हमारा क्या दिक्कत हो जाएगा कि हमारा वो खत्म हो जाएगा, क्या कहता हूं मैं, वॉल्यूम वॉल्यूम जो है वो अपना बढ़ जाएगा। ठीक है, हमारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स तो वही रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ मोल्स अपना सेम रहेगा, जब अपना नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेगा, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर। ठीक है, तो जब हमारा ये सेम है, अच्छा, और मोलैरिटी तो चेंज होगी, यहाँ पे मोलैरिटी मान लो M1 है थी, तो यहाँ पे M2 होगी मोलैरिटी, ये बात तो फिक्स है, मोलैरिटी तो चेंज होगी भाई साहब। मोलैरिटी क्यों चेंज होगी? क्योंकि ये बताता है कितने वॉल्यूम में कितना मोल्स प्रेजेंट है, तो यहाँ वॉल्यूम तो चेंज हो गया, मोल्स चेंज नहीं हो लेकिन वॉल्यूम तो चेंज हो गया। ठीक है, तो उस हिसाब से जब नंबर ऑफ मोल्स सेम है दोनों में, तो इसका दो इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब M और V का प्रोडक्ट तो कांस्टेंट होना चाहिए, एम और वी का प्रोडक्ट तो कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसी पे हम एक फॉर्मूला डिराइव बनाते हैं कि नंबर अगर हम डाइल्यूट किए किसी भी सॉल्यूशन को, तो उसका फॉर्मूला होता है M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2। मतलब क्या, इसका जो मोलैरिटी था M1 और इसकी जो बारे मोलैरिटी हुई M2, वो इसको इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स सेम ही है दोनों में, तो नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो दोनों इक्वल होना चाहिए। इस फॉर्मूले से कभी कभी एग्जाम में वॉल्यूम वगैरह निकलवाता है। एक तो ये हो गया मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन, पहला केस ये हो गया। एक और केस इसमें आता है मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग, मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग टू सोल्यूशन। दो सोल्यूशन को जब हम मिक्स करेंगे तो मोलैरिटी क्या होगी? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सोल्यूशन है, बीकर है, यहाँ पे एक सोल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी है M1, वॉल्यूम है V1, और दूसरा सोल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी है M2 और वॉल्यूम है V2। ठीक है, अब दोनों को जब मैं मिक्स किया, दोनों को जब मैं मिक्स किया, तो हमारे पास तीसरा सॉल्यूशन बनेगा, उसकी मोलैरिटी क्या होगी? मान लो मैं इसको M फाइनल मान लूं, M फाइनल, तो M फाइनल का फॉर्मूला ये होता है, M फाइनल
जो कि दोनों को मिक्स करने के बाद बना m फाइनल इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब एक बात बताता हूँ, ये तब होता है जब दोनों प्लस का साइन तभी आता है जब दोनों एसिड्स हो या दोनों बेसिस हो, पर ये मैं आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम वगैरह में कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अभी इसको बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। अभी हमारा क्वेश्चन उतना ज्यादा टफ नहीं है। तो दो केस हुआ, एक तो मोलरिटी ऑन डाइल्यूशन। अब डाइल्यूट किए तो क्या किए, डाइल्यूट किए तो नंबर ऑफ मोल्स उसमें सेम ही था, तो जब नंबर ऑफ मोल्स उसमें सेम थे तो हम दोनों के मोलरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके आपस में इक्वेट कर दिए। दूसरा केस क्या किए, मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग। जब हमारे पास दो सॉल्यूशन है अलग अलग, हमारे पास क्या है, हमारे पास दो सॉल्यूशन है अलग अलग, हमारे पास दो सॉल्यूशन, हम दोनों सॉल्यूशन को ऐड किए, हम दोनों सॉल्यूशन को ऐड किए और ऐड करने के बाद हमारे हमें तीसरा सॉल्यूशन बनाए। तो हम जो तीसरा सॉल्यूशन बना रहे होंगे उसकी मोलैरिटी क्या होगी वो हमें निकालना था, जिसको मैंने एम फाइनल से डिनोट किया, एम एफ से डिनोट किया। तो एम एफ का फॉर्मूला क्या हुआ, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक उसी प्रकार अगर हमारे पास तीन सोल्यूशन होंगे, उसी प्रकार अगर हमारे पास तीन सोल्यूशन होंगे, तीनों बीकर को जब हम आपस में मिक्स कर रहे होंगे, तो वहां पे अगर हमसे पूछा जाए कि अब बताओ भाई साहब, अब आप बहुत बड़े तोप हो ना, तो अब बताओ इसकी फाइनल मोलरिटी क्या होगी। तो मान लो पहला जो बीकर है उसका मोलरिटी है M1 और वॉल्यूम है V1, दूसरे सोल्यूशन की मोलरिटी है M2, वॉल्यूम है V2, तीसरे सोल्यूशन की मोलरिटी है M3, वॉल्यूम है V3। तो इसका मैं फॉर्मूला कैसे निकालूंगा, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3। इस तरीके से हम कर रहे होंगे। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट जो कंसंट्रेशन टर्म्स का था वो यहाँ पे हमारा खत्म होता है। खत्म होने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के वो सारे के सारे हम लोग निपटा रहे होंगे अभी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म्स इंपॉर्टेंट है और इजी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत इजी 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 पार्ट है। ठीक है, तो बोला गया कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ NaOH टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ 500 ml। मोलैरिटी निकालने बोला गया है। मोलैरिटी निकालने के लिए पहले मैं निकालूंगा नंबर ऑफ मोल्स। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो 10 ग्राम दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या था, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 40 होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट, है ना। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, तो 39, 140, 1/4। तो 1/4 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे ml में दिया हुआ है, हमको लेना किसमें है, लीटर में लेना है। बहुत बढ़िया, शानदार। 1000/500 इंटू 4, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, 2, यानी कि 1/2, यानी कि 0.5 मोलर सोल्यूशन है ये। 0.5 मोल ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 liter of solution. Find molarity of solution containing 0.25 moles of HCl in 250 ml of solution। तो molarity निकालें आप, तो मोल्स दिया हुआ है पहले से ही, 0.25 मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो एक काम करता हूं, मेरे को 25/100 लिख दें इसको, अपॉन 250, और ml में है तो इसको लीटर में करने के लिए डिवाइडेड बाई 1000, तो 25 इंटू 1000 टू दी होल अपॉन 250 इंटू 100। ये 3 जीरो से 3 जीरो गया, ये क्या बना अपना, 1 मोलर। ये आंसर हो गया। थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना, कॉन्सेप्ट मैंने सारा बता दिया। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोलर NaCl सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ 0.1 मोल ऑफ NaCl। समझो बात को, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोलर, मोलर दिया हुआ है मतलब 0.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ 0.1 मोल और वॉल्यूम V2। यही बोला गया था इसमें, जो मैंने तुमको पहले बताया था। यहाँ पे क्या था कि हमने 0.5 मोल से 0.1 मोल बनाने के लिए हमें कितना वॉल्यूम मिक्स करना पड़ेगा। तो V2 आ गया अपना 5 मोल्स, ओ सॉरी 5 लीटर्स। ठीक है, इस तरीके से होगा। कैलकुलेट फाइनल मोलैरिटी व्हेन 200 ml ऑफ 1.5 मोलर H2SO4 इज डाइल्यूटेड टू 60 ml। ठीक है ना यार। अच्छा, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे मैं 1000 से डिवाइड ना भी करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1000 से मैं दोनों साइड डिवाइड करूंगा, दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन अगर 1 लीटर में होता, 1 लीटर में होता, तो या तो एक को लीटर में कर दिया तो दोनों को लीटर में कन्वर्ट कर दो। चूंकि ये इस तरह का क्वेश्चन है कि दोनों तरफ कैंसिल आउट होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ तुम्हारा एमएल में भी काम चलेगा। पर इस तरह का जो क्वेश्चन है जहां पे डायरेक्टली, तो यहाँ पे एमएल में काम नहीं चलेगा, तुमको लीटर में ही लेना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेट फाइनल मोलरिटी व्हेन 200 ml 1.5 मोलर इज डाइल्यूटेड टू, मतलब मोलैरिटी 2 नहीं पता है, इंटू 600। वाओ, शानदार। 200 इंटू 15 अपॉन 10 इंटू 600, ये आ गई आपकी मोलैरिटी। इससे ये गया, इससे ये गया। ठीक है, ये 15 4 या 60, ये
1/2, देयरफॉर मोलैरिटी इज इक्वल टू 1/2। ये आ गई तुम्हारी ये आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक है। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ NaCl इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। 5 ग्राम ऑफ NaCl मिला रहा है 250 ग्राम ऑफ वाटर में। अरे मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला था? मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहां तुमको पहले से 250 ग्राम ऑफ वाटर, पहले से ही सॉल्वेंट का मास दिया हुआ, ये सॉल्यूशन का मास नहीं है, ये सॉल्वेंट का मास है, ये सॉल्वेंट का मास है। निकाल लो, मोस निकालो। 5 अपॉन NaCl का मोलिकुलर वेट अपॉन 250 अपॉन 1000 हो गया, खत्म। फाइंड मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसको उड़ाओ अपॉन 10 लॉ 500 अपॉन 1000। यहाँ यहीं पे अगर सोल्यूशन दे दिया होता 500 ग्राम ऑफ सोल्यूशन तो गड़बड़ हो जाता, तो फिर तुमको डेंसिटी वगैरह खेल लगा के यहाँ सॉल्वेंट का वेट निकालना पड़ता। चूंकि यहाँ पे सॉल्वेंट का ही वेट दिया हुआ है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्टली आगे बढ़ सकते हैं। बस खत्म। मास, find mass percentage of KCl in a solution prepared by dissolving 15 gram of KCl in 135 gram water। मास वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास 15 ग्राम, सॉल्यूशन का मास ये है इन 135 ग्राम ऑफ वाटर है मिक्स किया गया है, 15 ग्राम ऑफ केसीएल, टोटल मास कितना हो गया? 150 इंटू 100। समझ में आ रहा है? आई होप सब कुछ क्लियर होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं। ठीक है। अ सोल्यूशन कंटेन 8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 200, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना है। देखते ही समझो, वेट दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना है। अगर मोलैरिटी निकालना होता तो यहां लिख दिया होता मोलैरिटी निकालना है। तो वेट दिया गया है 8 ग्राम इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम दे दिया है 200 ml इन 200, खत्म। 4%। इसी तरीके से सब कुछ होगा। सॉल्यूशन कंटेन्स 2 मोल्स ऑफ बेंजीन एंड 3 मोल्स ऑफ टॉल्यूइन। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन 2 और टोटल मोल्स कितने हो गए? 5 हो गया। नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन 3/5। ठीक है। और तुम एक और चेक करके देख सकते हो कि 2/5 प्लस 3/5 क्या 1 के बराबर है? तो बिल्कुल 1 के बराबर है। ठीक है। तो हमारा ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है। आई होप तुम लोगों को कंसंट्रेशन टर्म में फिलहाल कोई डाउट नहीं रहा होगा, और अगर रहा हो तो बता देना, मैं वापस से उसका जो भी डाउट होगा उसका सब कुछ सॉल्यूशन वगैरह करके भेजूंगा। ठीक है। अब क्या करना है तुम लोगों को कंसंट्रेशन टर्म क्लियर हो गया। अब कंसंट्रेशन टर्म के जहां भी क्वेश्चन दिखे वहां पे कर देना। अब एसिड बेस वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो वो मत करना अभी, क्योंकि वो हम आयनिक इक्विलिब्रियम में देखेंगे या फिर रिडॉक्स में देखेंगे। अभी तुमको क्या करना है, अभी तुम्हें बस पूरा का पूरा कंसंट्रेशन टर्म जितना पढ़ाया हूँ उतना क्लियर होना चाहिए। ठीक है। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, ये जितना भी था ये सारा क्लियर होना चाहिए। ठीक है। मैं मोल कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद मोल कॉन्सेप्ट पे और भी क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है। मतलब लगभग 50-60 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, पर अभी पहले हम लोग मोल कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं, सारा थ्योरी वाइज इस चैप्टर को ओवर करते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से इस पे एक और क्वेश्चन का पूरा सीरीज लाऊंगा मैं। ठीक है। आई होप तुम लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। जितना भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का कॉन्सेप्ट था जो भी था वो समझ में आया होगा। हमारा अगला कॉन्सेप्ट होगा लिमिटिंग रिएजेंट पे, स्टोइचियोमेट्री वगैरह पे, वो करते हैं, करेंगे हम लोग फिर। लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोइचियोमेट्री के बाद वॉल्यूमेट्री की स्ट्रेंथ और छोटे मोटे एक दो टॉपिक्स बचते हैं, वो खत्म करते हैं। मतलब मैक्स टू मैक्स 2 से 3 लेक्चर हमारा मोल कॉन्सेप्ट खत्म खत्म होने वाला होगा। ठीक है। तो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।